नीट अंडर ग्रेजुएट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट 2025। तो इस वीडियो से हम लोग नीट शुरू करेंगे और इसमें हमारे पास 3 पेपर होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। वैसे 4 पेपर होते हैं। बायोलॉजी में आपका बॉटनी आ जाएगा और जूलॉजी आ जाएगा, ठीक है। तो बॉटनी प्लांट साइंस और जूलॉजी एनिमल साइंस। सब में 50-50 क्वेश्चंस रहते हैं। टोटल 200 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का करेक्ट होगा तो, और इनकरेक्ट -1 मार्क। तो 180 × 4 टोटल मार्क्स हमारे 720 होते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहले तो एनसीईआरटी को कोर्स बुक रखेंगे। कोर्स बुक मतलब एनसीईआरटी की एक एक लाइन हमें देखना है, क्वेश्चंस देखना है, ठीक है। मतलब जितना समझ में आए और हम लोग जितना समझ पाए उसकी एक एक लाइन हम लोग कोशिश करेंगे समझने की, ठीक है। मैं एक एक लाइन नहीं पढ़ूंगा, मतलब आपको उसको पढ़ना है, आपको भी समझना है, पर उसका जो एक एसेंस है, जो समरी है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये हमारी कोर्स बुक है, तो इसका हमें हर क्वेश्चंस देखना है, ठीक है। 11th और 12th की और रैशनलाइज, ठीक है। रैशनलाइज से हम लोग करेंगे, ओल्ड भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी लेंगे, लेकिन हम लोग मेन इसी को रखेंगे, ठीक है। इसी के अनुसार, इसके टॉपिक्स, सब टॉपिक्स के अनुसार हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन या कुछ और भी इन्फॉर्मेशन लेंगे जो नीट के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला क्या करेंगे, हम लोग नोट्स बनाएंगे, पर वेरी ब्रीफ बनाएंगे। हम लोग बोर्ड के लिए नोट्स नहीं बनाएंगे, ठीक है। बहुत ही ब्रीफ में हम लोग समझेंगे उसको, ठीक है। और हमारा मेन फोकस रहेगा, ये मेन फोकस है क्वेश्चंस पर हमारा मेन फोकस रहेगा। कुछ और बातें हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमारा सेल्फ नोट्स, तो सेल्फ नोट्स बनाएंगे। तो मैं आपको कुछ नोट्स यहाँ पर दूंगा, ठीक है। जनरली वो डायग्राम में होंगे या फिर चार्ट में होंगे या लैंग्वेज में भी होंगे, ठीक है। लेकिन उसको आपको क्या करना है, उसको आपको देखना है, और वो ज़्यादातर नोट्स मैक्सिमम एनसीईआरटी से ही रहेंगे। तो आप एनसीईआरटी से उसको कंपेयर कर सकते हैं, ओके। आप उसको रीचेक करिएगा, हो सकता है नोट्स में मुझसे कुछ गलती हो या कुछ हो जो छूट गया हो, ठीक है। तो आप उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। या फिर अगर मुझे लगेगा कि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कम बताया या फिर गलत सा बता दिया, तो मैं उसको फिर मॉडिफाई कर दूंगा। पर जितना हो मैं आपको कंसाइज और एक्यूरेट नोट्स देने की कोशिश करूंगा। पर फिर भी आप एक बार रीचेक करते रहिएगा, है ना। और अलग अलग जगह से, अलग अलग सोर्सेज से आप इन्फॉर्मेशन लेते रहिएगा, और आपके सेल्फ नोट्स हैं तो आप उसको मॉडिफाई करते रहिएगा। जैसे यहाँ पर अगर कुछ चीज़ें आपको गलत लगे, ठीक है, तो आप उसको तुरंत मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको एक कंसाइज और एक्यूरेट नोट्स दूँ। ज़्यादा लैंग्वेज नहीं, ज़्यादातर चार्ट हो या फिर डायग्राम्स हो, ठीक है, एनालिसिस हो, ऐसे करके मैं कोशिश करूँगा। और उसके बाद क्या है कि अगर समथिंग रॉन्ग, अगर कुछ रॉन्ग हो तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और आप उसको अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा आपके नोट्स हैं, ठीक है। तो आप अपने नोट्स को खुद से मॉडिफाई करिएगा, ठीक है। उसके बाद डॉट है, मतलब कुछ और भी बातें होंगी जनरल, तो हम लोग समय के संग धीरे धीरे वीडियोस में बात करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक हुआ। इस वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे बायोलॉजी से, ठीक है। तो मेन फोकस हमारा बायोलॉजी पर रहेगा। मई में हमारा एग्जाम है, मई 2025 में। तो हम लोग कोशिश करेंगे बायोलॉजी के चैप्टर्स को अच्छे से करें। जैसे लगभग 19 चैप्टर्स 11th में है और 13 चैप्टर्स 12th में है। तो लगभग आपका 30 to 35 चैप्टर्स हमारे पास हैं। क्लास 11th का जो हमारा चैप्टर 10 है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं क्लास 11 चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। एनसीईआरटी आप रीडिंग ज़रूर करिएगा, एक एक लाइन करिएगा। हो सकता है उसमें बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें जो आपको समझ में आए, पर कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार उनको रीड करिएगा, ठीक है। और धीरे धीरे अपने एनसीईआरटी में मार्क करिएगा, ठीक है। और उसको बार बार रीड करिएगा, तो धीरे धीरे आपको समझ में ज़रूर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पहले देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, एक बार उसको देख लेते हैं, फिर हम लोग शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमारा एनसीईआरटी रीडिंग हो गया, ठीक है। और उसमें बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें भी हैं, पर हमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें ही पढ़नी है, तो इसलिए आप पूरी रीडिंग करिएगा। अगर आपको कुछ समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम लोग यहाँ देखेंगे, और क्वेश्चंस में भी देखेंगे कि कैसे एनसीईआरटी कनेक्ट होती है क्वेश्चन से, ठीक है। तो हमें सबसे पहले देखना है सेल साइकिल क्या होता है। उसके बाद फेजेस ऑफ सेल साइकिल, जिसमें हम लोग पहले देखेंगे इंटरफेज G1, S और G2, यहाँ गैप 1 सिंथेसिस और G2 गैप 2 फेज। फिर M फेज, माइटोसिस फेज हो जाएगा, इसमें प्रोफेज आएगा, मेटाफेज आएगा, एनाफेज आएगा और टेलोफेज आएगा। उसके बाद आएगा साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो यहाँ पर 2 होता है, एक होता है कैरियोकाइनेसिस और एक साइटोकाइनेसिस, ठीक है। कैरियन, यूकैरियोट्स, है ना, प्रोकैरियोट्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं।
और उसकी एटिमोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एटिमोलॉजी क्या होती है, तो वो होता है वो वर्ड्स किससे बना हुआ है, ठीक है। जैसे हम लोग बोले यू कैरियोट्स, ठीक है, तो यू EU जो होता है उसका मतलब होता है वेल डिफाइंड या ट्रू, और कैरियोटिक यूकैरियोटिक या यूकैरियोट्स, तो ये किससे बना है, ये कैरियन शब्द से बना है, ठीक है। तो ये कैरियन से मिलता जुलता है। तो कैरियन मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है सीड या फिर न्यूक्लियस, तो जिसमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। और हम लोग उसको और अच्छे से बोले तो जिसमें जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, और जो बाकी ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको अलग से एक डिक्शनरी टाइप में बना के लिख सकते हैं, या फिर अलग से आप अच्छे से इनको नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये बार बार रिपीट होंगे, ठीक है। जैसे कैरियोटिक, कैरियॉन्स, ठीक है, कैरियोट्स, वैसे यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस आएगा, ठीक है। अब काइनेसिस तो आप मैकेनिक्स में भी देख सकते हैं, काइनेटिक्स होता है, ठीक है, तो उसका क्या होता है मोशन, या काइनेसिस मतलब वो मोशन हुआ, मतलब ब्रेक डाउन हुआ उसका, ओके। तो ऐसे आप कनेक्ट करके पढ़िएगा, सिर्फ बायोलॉजी के टर्म्स को नहीं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, बायोलॉजी को, मैथ्स को, ऐसे आप कनेक्ट करके अगर पढ़िएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे यहाँ पर हम एक कनेक्शन देखेंगे सीक्वेंस ऑफ स्टेप से रिएक्शन मैकेनिज्म में भी हमने देखा था, तो बस एक थोड़ा सा भी कनेक्शन है तो एक मोटिवेशन रहता है, ठीक है। तो उसके अनुसार हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग हर एक चीज़ कनेक्ट करना है और पूरे डिटेल में कनेक्ट करना है, नहीं, वैसा नहीं, बस थोड़ा कनेक्ट करना है ताकि हम लोग को अच्छा लगे और हम लोग मोटिवेशन के संग आगे बढ़ पाएँ, ठीक है। यहाँ देखिए, ये आपका हो गया माइटोसिस फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। साइटोकाइनेसिस, साइटो क्या है, सेल के लिए यूज होता है साइटो, ठीक है। काइनेसिस आपका काइनेटिक्स फिजिक्स में भी था, आप केमिस्ट्री में भी देखिए, केमिकल काइनेटिक्स एक चैप्टर है, ये 12th में है, ठीक है। तो 11 12th है, ठीक है, तो हम लोग को ध्यान रखना है, तो दोनों के नीट में दोनों आता है, तो इसलिए हम लोग को बहुत ध्यान रखना है सबका। तो साइटोकाइनेसिस, ठीक है, मतलब जो साइटो यहाँ पर सेल है, और यहाँ पर सेल से भी क्या रिलेशन है, तो यहाँ साइटो का साइटोप्लाज्म में, सेल के अंदर जो फ्लूइड पार्ट रहता है साइटोप्लाज्म में, वो जब ब्रेक होगा, ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस के बाद होता है। फिर उसके बाद आता है मियोसिस, एक माइटोसिस होता है और एक मियोसिस होता है, ठीक है। तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2, और फिर इनके भी फेजेस, प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, ऐसे करके, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स या एटिमोलॉजी, इनको आप ध्यान रखिएगा और बार बार रिवाइज करिएगा। बायोलॉजी क्या है कि इसमें बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स हैं, पहली बार जब देखते हैं तो ऐसा लगता है इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, पर जब हम लोग कुछ वर्ड्स को बार बार ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस में, तो ऑब्जर्व जब हम लोग करते हैं तो देखते हैं कई सारे रूट सेम है। जैसे यहीं पर हम लोग देख सकते हैं साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म, ठीक है, फिर यहाँ पर काइनेसिस आया, फिर कैरियो में भी काइनेसिस आया, कैरियोकाइनेसिस, यू कैरियोट्स, प्रो कैरियोट्स, ठीक है। तो यहाँ देखिए जैसे प्रोफेज है ना, प्रोफेज, प्रो कैरियोट्स, ठीक है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सब रूट्स को बहुत ध्यान रखना, आप इनको लिख सकते हैं और रिवीजन करिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए अब हम लोग शुरू करते हैं सेल थ्योरी से। तो हमने देखा है जैसे ये चैप्टर हमारे पास कितना है, चैप्टर 10 है, चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स है, चैप्टर 8 हमारा सेल है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, मतलब स्ट्रक्चरल फंडामेंटल बेसिक यूनिट, ठीक है। तो उसमें हमने अच्छे से देखा था, मतलब उसमें हमें अच्छे से देखना है सेल के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उसमें सेल थ्योरी में, जो मॉडर्न सेल थ्योरी उसमें तो और भी कुछ बातें हैं, पर जो बेसिक सेल थ्योरी है उसमें 3 पॉस्टुलेट्स हैं, ठीक है। पहला पॉस्टुलेट, दूसरा पॉस्टुलेट और तीसरा पॉस्टुलेट। और ये किन्होंने दिया था, तो पहला और दूसरा तो श्लाइडर एंड श्वान ने दिया था, उनको कहा जाता है फादर ऑफ सेल थ्योरी, और जो थर्ड पॉस्टुलेट है वो वर्काउ ने ऐड किया था। तो पहला पॉस्टुलेट क्या है कि सारे ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं, ठीक है। दूसरा पॉस्टुलेट क्या है कि जो सेल है वो बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट या बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ या मोस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। और थर्ड पॉस्टुलेट हमारे पास क्या है कि एवरी ऑर्गेनिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये बेस है हमारे चैप्टर का, कि एवरी ऑर्गेनिज्म अराइज फ्रॉम अ सिंगल सेल, जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल से बने हुए, ये वर्काउ ने दिया था थर्ड पॉस्टुलेट, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि ह्यूमंस में लगभग ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, मतलब 10 to the power 12, बहुत ज़्यादा सेल्स है, लेकिन वो सारे सेल्स एक सिंगल सेल से आए। अब क्वेश्चन उठता है ऐसा क्यों, तो एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से क्वेश्चंस पहले पूछा गया है, फिर आंसर बताया गया, तो आप एक अच्छे से उनको रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप क्या करिएगा, एकदम से रीडिंग करिएगा बिना ज़्यादा कुछ सोचे या डिटेल में गए, ठीक है। तो ऐसे फिर दोबारा रीडिंग करिएगा तो ऐसे कनेक्ट होते रहेगा, ठीक है, और धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। अगर पहली बार में समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़े नोट्स देखिएगा और अलग जगह से भी आप पढ़ सकते हैं, अपने नोट्स आप बना सकते हैं, ठीक है, और फिर आप
कनेक्ट करिएगा, पर रीडिंग बहुत ज़्यादा करिएगा, ठीक है, क्योंकि बायो, केमिस्ट्री, इन सब में रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ देखिए, और आप फिजिक्स और मैथ्स में भी रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है। चारों सब्जेक्ट में आप अच्छे से रीडिंग भी करिएगा, ओके। और क्वेश्चंस और अपने नोट्स ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। एक बात और, इसमें से हो सकता है कि आपको अपनी तरह से नोट्स बनाने हैं, तो आप अपनी तरह से बना लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने सिंबल साइटोप्लाज्म जब इंक्रीज करता है सेल ग्रोथ में शुरू में, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इंक्रीज ऐसे लिखा है। आप INC भी लिख सकते हैं, या आपके जो सिंबल है आप वैसे बना सकते हैं। मैंने ऐसे करके डिवाइड किया, आप ऐसे करके कर सकते हैं, या फिर जैसे आपको अच्छा लगे, आपके नोट सही है, ठीक है। पर अपने नोट जब आप मेहनत से बनाइएगा तो उनको रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। यहाँ देखिए, तो जो हमारा थर्ड पोस्टुलेट है सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। तो सिंगल सेल से बहुत सारे सेल्स बने, तो कैसे बने, तो डिवीजन होता है। तो एक सेल दो में डिवाइड होते हैं, कितने में, तो एक सेल दो में डिवाइड होते हैं, इसी को डिवीजन बोला जाता है। बहुत ही मैंने कहा था आपको शुरू में कि ब्रीफ में जाएंगे हम लोग, डिटेल में नहीं जाएंगे। जो सेल है और ये क्या, ये रिसर्च के टॉपिक्स है, मतलब ये बहुत हाई लेवल पे भी पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जैसे आप आगे के कोर्सेज सुनिएगा, ठीक है, अगर आप इस फील्ड में जाएंगे, फिर उसके बाद रिसर्च फील्ड में जाएंगे, तो ये बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक है, ठीक है। फिर ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उन सब से इनके स्ट्रक्चर्स देखे गए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बहुत ही ब्रीफ में करेंगे, जितना एक तो दो बातें हम लोग लेके चलेंगे। सबसे पहले तो एग्जाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे हम लोग आगे की स्टडीज़ कंटिन्यू कर पाएंगे अच्छे से, तो एग्जाम को लेकर चलेंगे। और साथ में हम लोग एक खुद के लिए भी कनेक्शन लेके चलेंगे, ताकि थोड़ा थोड़ा कनेक्ट करके हम लोग आगे बढ़ पाए, ठीक है। तो कुछ बेसिक पिक्टोरियल अगर रिप्रेजेंटेशन हो तो वो भी अच्छा लगता है, सिर्फ थ्योरी के अलावा, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या, इसमें थ्योरी नहीं है, थोड़ी सी थ्योरी है, पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन भी है, पिक्टोरियल, ठीक है। प्रैक्टिकल मतलब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, चार्ट्स वगैरह, तो हम लोग देखेंगे। और आप उनको अपने नोट्स को अपनी तरह से आप लिखिएगा, अपनी तरह से पिक्चर्स, जैसे आपको कुछ और तरह से सही लग रहा है, ठीक है, तो आप वैसे भी पिक्चर्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हमारे पास ये सेल है, तो इस सेल को हम लोग बोलते हैं पेरेंट सेल। ये पेरेंट सेल हो गया। फिर एक सेल दो में डिवाइड होता है, तो इन दोनों को हम लोग बोलते हैं डॉटर सेल। और यहाँ पर लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे ये इंग्लिश लैंग्वेज है, पर इसमें बहुत सारे वर्ड्स है जो बहुत ही टेक्निकल है, और थोड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी हैं इंग्लिश के, ठीक है। तो यहाँ देखिए, जैसे इनको प्रोजेनी भी कहा जाता है। प्रोजेनी मतलब जो प्रोड्यूस हुए इससे, या फिर इसके डिसेंडेंट्स जो इससे बने हैं। तो इससे ये दोनों बना, तो ये दोनों प्रोजेनी हो गए इसके, ठीक है। तो इनको डॉटर सेल्स भी कहते हैं, प्रोजेनी भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर ये दोबारा दो में डिवाइड होंगे, ये दोबारा दो में डिवाइड होगा, और ऐसे डिवाइड होते 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 मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल, और हमारी बॉडी बनी हुई है जिससे, ठीक है। तो ये हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि हमारा जो सेल डिवीजन है उसमें बेसिकली होता क्या है। तो उसमें क्या होता है, जैसे दो फंडामेंटल चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक तो सेल ग्रोथ होता है, सेल ग्रोथ होता रहता है, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि जो हमारा एम फेज होता है, जो इंटरफेज होता है, ठीक है, उसमें हमारा सेल ग्रोथ होता है मेन चीज़, ठीक है। और उसमें DNA भी तैयार होता है, पर जो मेन होता है वो हमारा सेल ग्रोथ होता है। फिर यहाँ पर डिवीजन स्टार्ट होता है, एक्चुअल डिवीजन। तो यहाँ पर हमारे पास सेल डिवीजन है। तो सेल डिवीजन में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है, जिसमें से दो फंडामेंटल प्रोसेस हमारे पास है, सेल ग्रोथ और DNA रेप्लिकेशन, ठीक है। सेल ग्रोथ में हमारा जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या कहते हैं, इंक्रीज करता है धीरे धीरे, क्योंकि एक सेल को दो सेल बनने, तो पहले वो जो क्या होता है वो ऐसे धीरे धीरे इंक्रीज, जैसे ये सेल है हमारा, तो पहले धीरे धीरे इंक्रीज करता है, ठीक है, क्योंकि इसको टूटना है, ओके। तो ये इंक्रीज करता रहता है, तो हमारा जो सेल ग्रोथ है वो होता रहता है, ओके। उसके बाद क्या होता है, DNA रेप्लिकेशन भी होता है, ठीक है। DNA रेप्लिकेशन, तो DNA कहाँ होता है, तो मेन जो हमारा होता है DNA वो कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस में पहले DNA रेप्लिकेट भी करता है, ठीक है। फिर उसके बाद DNA पूरी तरह अलग होता है, क्रोमोसोम फिर दिखते हैं, तो ऐसे करके एक प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास DNA रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ ये होते रहे। सेल डिवीजन में कुछ ये प्रोसेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, ठीक, क्योंकि एक फेज के बाद क्या होते हैं, वो ऑर्गेनेल्स हट जाते हैं, एक तरह से डिसअपियर हो जाते हैं, फिर वो धीरे धीरे बनते हैं, फिर अलग होते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके एक स्टेप होता है, एक सेल से दो सेल बनाने, और हर सेल में न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गए, उनके ऑर्गेनेल्स होंगे, ठीक है। तो एक से जब दो बनते हैं तो ये सब प्रॉपरली अरेंज भी होते हैं, ठीक है। तो एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होता है। तो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जिसमें DNA का रेप्लिकेशन होगा, क्योंकि DNA क्या होते हैं, वही पास होते हैं, ठीक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, तो वो एक सेल के न्यूक्लियस में होते हैं। फिर उससे आपको दो सेल बनाने, तो दो न्यूक्लियस, तो उनको अलग भी होने होंगे, DNA को हर सेल के न्यूक्लियस में होने चाहिए। तो DNA का रेप्लिकेशन, सिंथेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल, जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं,
फिर जो डिवीजन होगा, एक्चुअल डिवीजन होगा, तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है और ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होने चाहिए। अच्छा, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स से आपको और कुछ कनेक्ट हुआ? जैसे केमिस्ट्री वैसे क्लास 12th का है, तो क्लास 12th में एक रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। क्लास 11th में भी आपको जो जीओसी है उसमें आपको देखना है, जो बेसिक ऑर्गेनिक है 11th के लास्ट में, तो उसमें भी सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के। पहले क्या बना, फिर कौन सा इंटरमीडिएट है, ट्रांजिशन स्टेट, फिर क्या इंटरमीडिएट है, फिर एंड प्रोडक्ट क्या है। तो ऐसे सीक्वेंस ऑफ स्टेप फॉलो होने बहुत ज़रूरी है। थ्योरेटिकल होता है लेकिन इससे पता चलता है कैसे कैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड हुआ होगा, ठीक है। और ऐसे हम लोग फिर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि सिमिलर कंडीशंस में क्या होगा, हम लोग कैसे उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होता है, ठीक है। जैसे डीएनए रेप्लिकेशन, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनेल्स और एक्चुअल सेल डिवीजन, फिर डिफरेंट फेजेस, ठीक है, उनमें क्या क्या होते हैं, तो इन सब को स्टडी किया जाता है सेल साइकिल के अंदर। इसी को हम लोग सेल साइकिल बोलते हैं कि कैसे एक सेल डिवाइड होता है 2 सेल्स में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेल साइकिल्स। तो इस क्लास में हम लोग इतने ही रखते हैं। तो आज बहुत ही इंट्रोडक्शन क्लास हुई, हम लोग नीट में आगे बढ़ेंगे, है ना। और अब हम लोग, आप एनसीईआरटी रीडिंग ज़रूर करेगा, आप आगे भी रीडिंग कर सकते हैं। हो सकता है आपको सब समझ में आए, लेकिन फिर भी आपको एक लगेगा कि क्या क्या पढ़ना है, क्या कैसे पढ़ना है, क्या लेवल होता है बायो 11th का, और बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है बेसिकली बोर्ड में आते हैं। फिर उनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके मतलब थोड़े एडवांस और थोड़े उसी के आपके नीट में भी आते हैं, ठीक है। तो आप पूरा भी उनको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं क्या क्या पढ़ना है। वैसे मैंने आपको यहाँ पर बेसिक बताया है, मतलब ये मैंने टॉपिक्स लिखे हैं एनसीईआरटी के हिसाब से। हमारी कोर्स बुक एनसीईआरटी है तो उसके हिसाब से मैंने लिखे। तो यहाँ पर सेल साइकिल, फेजेस, इंटरफेज, ये सब हम लोग देखेंगे। तो सेल साइकिल हमने ब्रीफली देखा क्योंकि बहुत ही डेप्थ रिसर्च और आगे का भी टॉपिक है, तो हम लोग को बस उतना ही पढ़ना है जितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को बहुत डिटेल में नहीं जाना है एडिशनल इन्फॉर्मेशन से, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेशन है। इसलिए आपको कंसाइज रहना है क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है। और सिर्फ हमें बायो नहीं पढ़नी है, मतलब बायो तो पढ़नी है 11, 12, 19 चैप्टर्स है, बहुत चैप्टर्स है। और साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री, वो भी एक अलग डिसिप्लिन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बायो जैसे तो उनको भी पढ़ना है, सब पढ़ना है। फिर एडिशनल बोर्ड के लिए भी हमें सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो इसलिए हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगली क्लास से हम लोग फेजेस के बारे में पढ़ेंगे, एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। सब एनसीईआरटी के ही नोट्स हैं, ठीक है। बस अपनी तरह से मैंने लिखे हैं, आप अपनी तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एम फेज, प्रो फेज, ऐसे करके आगे बढ़े। यहाँ पर एक बात और कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो एक प्रोसेस होता है अपना, बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। उसका पूरा अपना एक सीक्वेंस होता है। जैसे यहाँ पर डीएनए, ठीक है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है उसका। तो ये आपके पास ओरिजिनल डीएनए है, तो ये 2 डीएनए में, तो दोनों के पास हेलिक्स स्ट्रक्चर आएगा, तो ये 2 डीएनए में रेप्लिकेट हो जाता है, ठीक है, 2 डीएनए में ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों आइडेंटिकल रेप्लिकास होते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके वो ब्रेक होता है। अभी हम लोग पहले थ्योरी देखेंगे और फिर धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी करेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी करेंगे, और मेन हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करेंगे नीट के, ठीक है। और कुछ और एडिशनल क्वेश्चंस भी बीच बीच में देखते रहेंगे। तो इस वीडियो में हमने अपना चैप्टर, वैसे हम लोग सीरियल वाइज नहीं पढ़ रहे, चैप्टर 10 ही हमारा पहला चैप्टर है। तो हमने चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से शुरू किया है। सेल साइकिल का थोड़ा सा बेसिक डेफिनेशन हमने पढ़ा। आप रीडिंग ज़रूर करिएगा, आपके पास जो भी बुक्स है, पर एनसीईआरटी ज़रूर करिएगा। तो इस वीडियो में हमने सेल साइकिल को देखा। अगली वीडियो में हम लोग धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।